हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो सबसे पहले तो सबसीक्वेंस होता क्या है और सबसीक्वेंस और सबस्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है। तो सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है विच इज एबीडी। तो इस एबीडी में अगर मैं सबसीक्वेंस की बात करूं तो सिर्फ एडी एक सबसीक्वेंस मानी जाएगी स्ट्रिंग एबीडी की। लेकिन अगर मैं बात करूं सबस्ट्रिंग की तो एडी सबस्ट्रिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सबस्ट्रिंग हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है और सबसीक्वेंस कॉन्टिन्यूअस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब एवरी सबस्ट्रिंग इज अ सबसीक्वेंस, बट एवरी सबसीक्वेंस मे और मे नॉट बी सबस्ट्रिंग। मतलब एबी जो है वो सबसीक्वेंस भी है और सबस्ट्रिंग भी है, लेकिन एडी सिर्फ सबसीक्वेंस है बट सबस्ट्रिंग नहीं है। तो सबसीक्वेंस क्या होता है? Subsequence can be may or may not be continuous, but the condition is order of the characters in the string should remain same. मतलब एबीडी में अगर मैं एडी बोल रही हूँ तो एडी सबसीक्वेंस इसलिए क्योंकि ऑर्डर तो ए पहले है और डी बाद में है। अगर मैं डी ए की बात करूँ तो वो एक सबसीक्वेंस नहीं मानी जाएगी। तो ऑर्डर शुड रिमेन सेम, बट कॉन्टिन्यूस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये होता है सबसीक्वेंस। ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स गिवन है एबीडी एंड सपोज बीडीएफ, हमें इसमें लेंथ बतानी है ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो एबीडी और बीडीएफ में अगर मैं देखूं ध्यान से तो बीडी इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ द स्ट्रिंग्स, एंड इसीलिए उनका जो लेंथ का आंसर होगा दैट विल बी 2। ठीक है। तो हमें इसको कैसे करेंगे? तो अगर मैं बेसिक अप्रोच की बात करूं, ब्रूट फोर्स अप्रोच की, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सपोज मेरे पास दो जो स्ट्रिंग्स हैं एबीडी एंड बीडीएफ, दोनों की लेंथ 3 है। तो हम क्या करेंगे? कैरेक्टर मैच करना स्टार्ट करेंगे दोनों स्ट्रिंग्स में। तो लेट्स से मैं जो इन दोनों स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर्स मैच कर रही हूँ ना एबीडी और बीडीएफ में, वो बैकवर्ड्स ट्रेवर्स करते हुए चेक कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फॉरवर्ड ए और बी को पहले कंपेयर करने की बजाय पहले डी और एफ को क्यों कंपेयर कर रही हूँ? क्योंकि मैंने अपना जो कोड है वो इस वे में लिखा हुआ है इस टाइम पर कि मेरे पास जो दो स्ट्रिंग्स हैं str1 और str2, उनकी मैं साथ में लेंथ्स भी भेज रही हूँ len1 और len2। तो मेरा जो वे है कोड करने का यहाँ पर वो ये है कि मैं किसी भी करंट पॉइंट पर len1 -1 और len2 -1 ये कैरेक्टर्स चेक कर रही हूँ स्ट्रिंग के, मतलब कंपेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग से 0th इंडेक्स से भी ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम ऐसे देख रहे हैं कि हम बैकवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने स्ट्रिंग की लेंथ भेजी len1 और len2, जो कि बहुत अभी 3 ही हैं, तो जब मैंने str1 ऑफ len1 -1, मतलब मैंने str1 ऑफ 2 और str2 ऑफ 2, str1 इज abd, str2 इज bdf, तो मैंने इन दोनों के ही टूथ कैरेक्टर को कंपेयर करा। तो str1 का टूथ कैरेक्टर d है और str2 का टूथ कैरेक्टर f है। तो क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर इस करंट पॉइंट पर दो पॉसिबिलिटीज हैं एलसीएस फाइंड आउट करने के। वो क्या कि या तो मैं फर्स्ट स्ट्रिंग में से डी हटा दूं, जो कि मुझे ये बताएगा कि हो सकता है डी और एफ में से अब या तो डी मेरी एलसीएस में आ रहा होगा या फिर एफ आ रहा होगा। तो मैंने जब दोनों साइड कॉल करा तो मैंने एक बारी डी को हटा दिया और एक बारी एफ को हटा दिया। तो मेरी जो फर्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट रिकर्सिवली कॉल होगी दैट विल बी ए बी, और बीडीएफ मैंने एज इट इज पास करी। नेक्स्ट वाले सेकेंड वाले स्टेप में मैंने क्या करा? फर्स्ट वाली स्ट्रिंग एबीडी एज इट इज पास करी और एफ को हटा दिया। ठीक है। तो इन दोनों पे मैंने रिकर्सिवली यहाँ पर कॉल कर दिया। अब इन दोनों के आगे फर्दर रिकर्सिव कॉल्स होंगे। कैसे होंगे? जैसे सबसे पहले मैं देखती हूँ ए बी और बी डी एफ को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर से ये जो कैरेक्टर्स है बी और एफ ये पास होंगे। तो अब ये ए बी और बी डी एफ पहली बात तो आए कैसे हैं? एबीडी की लेंथ थी 3, बीडीएफ की लेंथ थी 3। जब मैंने आगे कॉल करा तो लेंथ 3,3 से मैंने एक बारी 2,3 पर कॉल करा और एक बारी यहाँ पर 3,2 पर कॉल करा। तो यहाँ पर मैंने 2,3 पर जो कॉल किया है, अभी फर्दर आगे कॉल करेगा अपनी दोनों साइड पर, क्योंकि बी और एफ len1 माइनस len2 -1 का कैरेक्टर कंपेयर होगा जिस बी एंड एफ, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। फर्दर मेरे पास दो पाथ्स हैं, दोनों पाथ्स पर रिकर्सिव कॉल होगा। अब लेकिन ये जो ये वाला मेरा पाथ था एबीडी कॉमा बीडी,
इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो डी जो है इक्वल है, मेरा जो कैरेक्टर है दोनों स्ट्रिंग में इक्वल है। तो अब इस पॉइंट पर मुझे पता है कि मेरे को एक कॉमन कैरेक्टर मिल चुका है दोनों स्ट्रिंग्स का, तो मेरी जो एलसीएस होगी, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चाहिए तो ऑब्वियसली मैं इस डी को इंक्लूड करूंगी। तो क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए तो मैं इस डी को इंक्लूड कर लूंगी, जिसकी वजह से मेरी लेंथ में 1 ऐड होगा प्लस। अब आगे जब मैं कॉल करूंगी तो दोनों ही स्ट्रिंग्स में से डी को हटा के जो बची हुई स्ट्रिंग्स है उन पर कॉल कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 प्लस किस पे कॉल करा, बची हुई स्ट्रिंग्स ए बी एंड बी। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम रिकर्सिव कॉल्स करे जा रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब हम रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं इन पॉइंट्स पर लेंथ के कंसिडर करके, तो हमारे पास बहुत सारे रिपीटेशंस दिख रही हैं हमें। रिपीटेशंस देखो जरा कहाँ पे दिख रही हैं, ये देखो ए कॉमा बी, ये पूरा आया पड़ा है यहाँ पर, इनफैक्ट ए कॉमा बी डी, ये जो ए कॉमा बी डी है पूरा, यही पूरा सब ट्री यहाँ पर भी है। सिमिलरली ए बी कॉमा बी, ये वाला जो था वो यहाँ पर फिर से आया हुआ। तो एक्चुअल में हमारे पास बहुत सारी रिपीटेशंस है। तो इस जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि हमारे पास सेम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमें बार बार कंप्यूट करने पड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं और अपने आंसर्स को स्टोर करते हुए चलते हैं। तो वहां पर हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज होती है। अब हमें ये देखना है कि ये जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का हमने जो मेथड अभी डिस्कस किया, रिकर्सिव मेथड, इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक यही है कि इसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, जो कि जिसकी वजह से हम सेम प्रॉब्लम पर बार बार कॉल कर रहे हैं और इसी की वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ रही है। इनफैक्ट ऑर्डर ऑफ 2 to the power n आ रही है। यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है, मैक्सिमम ऑफ LEN1 एंड LEN2। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज्यादा खराब है, हमें कुछ बेटर सोचना चाहिए, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन सोचना चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया। क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम इसमें कैसे यूज करेंगे? तो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें जो रिपीटेशंस के पैरामीटर है वो दो स्ट्रिंग की लेंथ ही है। मतलब यहाँ पर जैसे था ए कॉमा बी डी, ये कब आया होगा, जब हमने LEN1 1 पास करा होगा और LEN2 की वैल्यू 2 पास करी होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा। तो मैंने क्या कहा कि एक अगर मैं 2D एरे बना लूं LEN1 क्रॉस LEN2 का, तो उस पॉइंट पे मैं हर एक लेंथ के लिए अपने आंसर्स को स्टोर कर सकती हूँ और मुझे दोबारा कॉल नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से तो ऐसे मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अपना जो डीपी एरे है वो मेंटेन कर सकती हूँ। देखते हैं एक बारी कैसे कर सकते हैं हम डीपी से। जैसे हमारे पास जो एग्जांपल गिवन था, वहां पर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स जो गिवन थी, विच वाज ABD एंड BDF। तो मुझे इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए था, तो मैंने क्या कहा, LEN1 क्रॉस LEN2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना एक डीपी एरे बना लो। यहाँ पर सॉरी L1 आएगा, L1 की वैल्यू भी 3 है और L2 की वैल्यू भी 3 है। तो मैंने एक क्योंकि मुझे एक्चुअल में मैंने 4 क्रॉस 4 का क्यों बनाया है, मतलब L1+1 और L2+1 का क्यों बनाया है, क्योंकि जो L1 है उसकी वैल्यू 3 है। तो मतलब मैं जो डीपी एरे है मेरा, उसमें मैं 3th इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है जो कि उनकी लेंथ है, तो मुझे 3+1 साइज का एरे बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 4x4 का एरे बनाया, साइज का एरे बनाया। ठीक है, तो अब मैं इस डीपी एरे में कैसे क्या फिल कर रही हूँ? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो इंडेक्सेस है 0123 0123, ये डिनोट कर रही है मेरी जो स्ट्रिंग्स है उनकी लेंथ। ठीक है, अब अगर दो स्ट्रिंग्स में से किसी एक की भी लेंथ 0 हो जा रही है, तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ जो होगी दोनों स्ट्रिंग्स की वो 0 होगी। तो मैंने सबसे पहले क्या काम करा हुआ अपनी डीपी एरे में, मैंने अपनी फर्स्ट रो, 0th रो और 0th कॉलम, जो कि ये डिनोट कर रहे हैं कि 0th रो डिनोट कर रहा है मेरी स्ट्रिंग 1 की लेंथ 0 है, इसलिए मैंने रो 0th में सभी में 0 फिल कर दिया। 0th कॉलम मेरा ये डिनोट कर रहा है कि सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ 0 है, तो मैंने 0th कॉलम में 0 फिल कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे बाकी सेल्स फिल करने हैं, वो मैं कैसे करूंगी? तो मैंने क्या करा, सिंपल सा लॉजिक, मेरे को अप्रोच पता थी रिकर्सिव को यूज करके। वो क्या, कि हम जिस भी पॉइंट पर हैं, हम उस करंट पॉइंट पर सबसे पहले अपने कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे थे कि अगर वो कैरेक्टर्स इक्वल थे तो हम तो बस LEN1-1, मतलब अगर हम किसी पॉइंट पर हैं और करंट कैरेक्टर सेम है, तो हम बस बची हुई स्ट्रिंग्स पे कॉल कर रहे थे।
अगर करंट कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो हमारे पास दो पाथ थे कि एक बार अपना स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग का कैरेक्टर हटा दो, स्किप कर दो, एलसीएस में हो सकता है वो ना आ रहा हो, या फिर एक बार सेकेंड स्ट्रिंग का कैरेक्टर स्किप कर दो उसको एक्सक्लूड करते हुए एलसीएस में। ठीक है, तो अब मैं करंट पॉइंट पर अगर मैं 1,1 की बात करूं, मतलब मेरे पास स्ट्रिंग 1 की लेंथ भी 1 है और स्ट्रिंग 2 की लेंथ भी 1 है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर ए और बी इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करा कि क्योंकि दोनों की ही लेंथ 1 है। अब मैंने क्या करा, 1 पे पॉइंट पे मैंने इन दोनों लेंथ बेसिकली 1 है, लेकिन इंडिसेस जो मैं चेक करूंगी कंपेयर करने के लिए वो 0,0 होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं ए और बी को कंपेयर करूंगी क्योंकि कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली इस करंट पॉइंट पे मेरे पास दो पाथ होंगे। कौन से दो पाथ होंगे कि एक बारी एक काम करो, ए को हटा दो और एक बारी बी को हटा दो। अब मैं इस डीपी एरे में क्या कर रही हूँ बेसिकली कि मैं करंट पॉइंट पर एंड होने वाली सब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंट फाइंड कर रही हूँ। मतलब 1,1 मेरा ये डिनोट कर रहा है कि अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ str1 की लेंथ सिर्फ 1 होती और str2 की लेंथ सिर्फ 1 होती तो उन पर एंड करने वाली मैक्सिमम हम एलसीएस कितना बता सकते हैं। तो एबीडी में और बीडीएफ में दोनों की ही लेंथ अगर 1 होती, मतलब सिर्फ str1 में ए होता और str2 में अगर बी होता, तो आंसर विल बी 0। अब वो 0 कैसे आया, क्योंकि ए और बी दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग है, तो हम दो कॉल कर सकते हैं, एक बारी L1 -1 पे कॉमा L2 पे, और एक बारी सेम रो के मतलब L1 कॉमा L2 -1 पे। जैसे हम अगर 1 पे हैं एक बारी, तो एक बारी 1,0 पर कॉल करेंगे और एक बारी 0,1 पे कॉल करेंगे, और इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो हमारा करंट पॉइंट का आंसर होगा विच विल बी 0। सिमिलरली 1,2 की अगर मैं बात करूं, तो हम कौन कौन से कैरेक्टर्स मैच करेंगे। 1,2 का क्या मतलब है, str1 की लेंथ 1 है मतलब सिर्फ a प्रेजेंट है, str2 की लेंथ 2 है मतलब सिर्फ bd प्रेजेंट है। तो bd जब प्रेजेंट है तो उसका लास्ट कैरेक्टर d है, और a जो कि मेरी str1 होगी उसका लास्ट कैरेक्टर 1 है। तो a और bd में मैं a और d को कंपेयर करूंगी जो कि इक्वल नहीं है, तो हम बची हुई स्ट्रिंग पे कॉल करेंगे, एक बारी ए को हटा के और एक बारी डी को हटा के। ए को अगर हम हटाएंगे तो str1 की लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0,2 पर कॉल कर देंगे, 0,2 ये हो जाएगा। फिर एक बारी ए को नहीं हटाएंगे, ए को रखेंगे हम लोग और बीडी में से डी को हटा देंगे, मतलब 1,1 पे कॉल करेंगे, तो उनका जो मैक्सिमम होगा वो रख देंगे विच विल बी 0। हमें दिख भी रहा है कि ए और बी डी अगर स्ट्रिंग्स होती तो उनकी एलसीएस वुड बी 0। सिमिलरली 1,3 में मतलब str1 की 1 लेंथ है विच इज a ओनली, और str2 की लेंथ 3 है विच इज bdf। तो a और bdf में लास्ट कैरेक्टर्स फिर मैच होंगे a एंड f, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। एक बारी a को हटाएंगे, एक बारी f को हटाएंगे, तो जब हम a को हटा देंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसकी लेंथ 3 मतलब 0,3 वाले पे कॉल करेंगे एक बारी, और एक बारी 1,2 पर कॉल करेंगे और उनका मैक्सिमम 0 आएगा। और एक्चुअल में 0 आना भी चाहिए क्योंकि a और bdf ये दो स्ट्रिंग्स अगर होती तो एलसीएस वुड बी 0, क्योंकि bdf में a तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट रो पे विच इज टूथ रो। ये क्या डिनोट कर रहा है कि हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 है, और 2,1 है अगर तो सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ 1 है। तो हमारे पास स्ट्रिंग्स कौन कौन सी होंगी इस बारी, फर्स्ट स्ट्रिंग का पार्ट होगा इस बारी ए बी, और सेकेंड स्ट्रिंग का पार्ट होगा इस बारी लेंथ 1 विच इज बी। ठीक है, तो अब जब मैं ए बी कॉमा बी पे देख रही हूँ, तो ए बी और बी दोनों लास्ट कैरेक्टर सेम है, तो हम सब सिंपली बी को भी लेंथ 1 हो जाएगी ऐड किसमें, बची हुई स्ट्रिंग में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ए पे और राइट हैंड साइड एम्प्टी स्ट्रिंग पे। मतलब इन दोनों बॉक्सेस पर हम मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे, और उसमें सॉरी अभी क्योंकि हमारे करंट कैरेक्टर सेम है तो हम डायरेक्टली दोनों की ही लेंथ -1 करेंगे, मतलब 2,1 से 1,0, और हमारा आंसर क्या होगा 1 + 0 विच विल बी 1, क्योंकि करंट कैरेक्टर सेम है। तो अब अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊं 2,2, उसका क्या मतलब है कि str1 की लेंथ है ab विच इज 2, और str2 की भी लेंथ है 2 विच मीन्स bd। तो अब ab और bd में लास्ट कैरेक्टर्स हैं b और d, तो क्योंकि बी और डी सेम नहीं है तो हमारे पास फर्दर दो ऑप्शंस है, लेफ्ट हैंड साइड और अपवर्ड्स।
एक बारी LN1 का लास्ट कैरेक्टर हटाओ STR1 का, और एक बारी STR2 का कैरेक्टर हटाओ। तो जब हम मैक्सिमम देखेंगे तो दैट विल बी 1। तो AB और BD में हमें दिख भी रहा है कि B ही हमारी कॉमन सबसीक्वेंस है जिसकी लेंथ 1 है, तो आंसर विल बी 1। फिर 2,3 पे आए हम लोग, मतलब जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 2 विच इज AB, सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ है 3 विच इज BDF। तो AB एंड BDF, इसमें लास्ट कैरेक्टर्स जब कंपेयर होंगे तो B एंड F विल बी कंपेयर्ड, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है तो एक बारी लेफ्ट हैंड साइड कॉल होगा, एक बारी अपवर्ड्स, और आंसर विल बी 1। और आना भी चाहिए क्योंकि AB एंड BDF इनमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर कॉमन है विच इज B, तो हमारी LCS की लेंथ विल बी 1 बिकॉज ऑफ B। ठीक है, नेक्स्ट रो पे जाएंगे। तो क्योंकि अब हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ है 3, मतलब हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है यहाँ पे ABD। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग अब ABD है, अब हम इस स्ट्रिंग का D को कंपेयर करेंगे विच इज लास्ट कैरेक्टर ऑफ STR1। किससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ है यहाँ पे 1, तो मतलब सिर्फ B प्रेजेंट है, तो सेकेंड स्ट्रिंग का B कंपेयर होगा किससे, फर्स्ट स्ट्रिंग के D से। तो क्योंकि कैरेक्टर इक्वल नहीं है, फिर से हमारे पास दो पाथ्स है, एक यहाँ पर एक बारी अपवर्ड, इनका मैक्सिमम विल बी 1, तो यहाँ पर हम 1 प्लेस कर देंगे। आना भी चाहिए क्योंकि ABD और B में सिर्फ B कॉमन है जिसकी वजह से 1 आ रहा है। फिर हमारे सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 2, दैट विल बी BD। तो अब हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है ABD और सेकेंड स्ट्रिंग है लेंथ 2 की BD। तो क्योंकि दोनों के लास्ट कैरेक्टर सेम है तो 1 ऐड होगा किसमें, दोनों की ही स्ट्रिंग लेंथ -1 के, मतलब 3,2 के लिए हम 2,1 वाले इंडिसेस पर जो वैल्यू रखी है 1, उसमें 1 ऐड कर देंगे, दैट विल बी 2, क्योंकि करंट कैरेक्टर सेम है। और ABD और BD में होना भी चाहिए क्योंकि BD इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, तो आंसर विल बी 2। ठीक, आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट सेल इज 3,3। यहाँ पर ABD इज द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड BDF इज द सेकेंड स्ट्रिंग, दोनों की ही लेंथ 3 है, लास्ट कैरेक्टर्स D और F है, इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और अपवर्ड्स को देखेंगे, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो रख देंगे, दैट विल बी 2। हमारा जो फाइनल आंसर है वो DP ऑफ 3,3 पर पड़ा है जो कि है 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर DP अप्रोच कैसे यूज करी, क्योंकि हमें पता था कि दोनों की ही लेंथ की वजह से रिपीटेशन हो रही थी, हमने एक DP array बनाया LEN1 क्रॉस LEN2 का, हर एक सेल पे उस पर्टिकुलर लेंथ पे एंड होने वाली लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस को की लेंथ को स्टोर करा, और उसके थ्रू बाकी आगे वाली लेंथ्स के लिए हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट करते गए, ये लॉजिक यूज करके कि अगर हमारा करंट पॉइंट पर दोनों की स्ट्रिंग्स का एंड कैरेक्टर सेम है, करंट पॉइंट पर i j के लिए i-1 और j-1 वाला कैरेक्टर सेम है, तो हम उस पॉइंट पर क्या करेंगे, सिंपली DP ऑफ हमारा i-1 j-1 पर जो वैल्यू पड़ी है उसमें 1 ऐड कर देंगे, और अगर नहीं है तो एक बार DP ऑफ i-1 j और एक बार DP ऑफ i j-1 पर जो वैल्यू पड़ी है उनका मैक्सिमम रख देंगे। तो दिस इज आवर कोड। मैंने इसमें क्या करा है, एक फॉर लूप यूज करा है, नेस्टेड फॉर लूप, जिसमें मैंने सबसे पहले ये काम करा है कि दोनों में से कोई भी अगर जीरो है i और j में से, सॉरी मैंने यहाँ पे LEN1 लिख दिया और यहाँ पे LEN2, एक्चुअल में यहाँ पे i आएगा एंड यहाँ पर j आएगा। तो अगर i और j में से कोई भी जीरो है तो उस पॉइंट पर मैंने जीरो रख दिया। अगर कोई भी जीरो नहीं है तो हमने क्या करा, दोनों के ही लास्ट कैरेक्टर्स कंपेयर करें, और अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो उस पॉइंट पर तो मैंने क्या करा, 1 ऐड कर दिया, किसमें, दोनों की ही एक लेंथ कम करके जितना आंसर था उसमें। अगर इक्वल नहीं है तो मैंने क्या करा, दो पाथ मेरे पास बचते थे, एक बारी स्ट्रिंग 1 का एक कैरेक्टर हटा दिया, मतलब i-1 j पे कॉल कर दिया, उसकी STR1 की लेंथ कम करी मतलब एक बारी, और एक बारी STR2 की लेंथ कम करी तो i-j-1 पे कॉल करा। तो इन दोनों वैल्यूज का जो मैक्सिमम था वो मैंने DP ऑफ i-j पे रख दिया। तो ये था मेरा DP अप्रोच। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में एक बार प्रॉपर कोड एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।